बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 3 मार्च को पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। टेक्नोक्रेट्स की सीट पे PTI के जो हैं वो अली ज़फ़र एडवोकेट वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ जिनको नून लीग ने टिकट दिया था वो भी टेक्नोक्रेट की सीट पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। ख़वातीन की हम बात करें तो नून लीग की सादिया अब्बासी और PTI की डॉक्टर ज़रक़ा दोनों ही अनअपोज्ड इलेक्ट हो गई हैं। तो ये 4 लोग तो हमारे सामने आ गए हैं। अब सेनेट इंतखाबात के हवाले से ओपन या सीक्रेट बैलेट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की तकरीबन रोज़ाना की ही बुनियाद पर समाअत हो भी रही है, वहाँ पर दलाइल चल रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी कहा है कि अपोजिशन के लोग हमारे लोगों को सेनेट इंतखाबात में ख़रीद रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं, और ये जो उनके मुताबिक जिस तरह उन्होंने बात की वो कहते हैं कि जी एक मंडी लगी हुई है सियासतदानों को ख़रीदने की, और अपोजिशन के लोग ये काम हमारे लोगों के साथ और हमारे इत्तेहादियों के साथ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलेक्शन की बात करें जहाँ से हफीज़ शेख साहब PTI के उम्मीदवार हैं, उनको जताने के लिए इस्लामाबाद से मुंतखब कराने के लिए बकौल वज़ीर इत्तलात शिबली फराज जहांगीर तरीन साहब की खिदमात जो हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं। तो क्या कोई मुश्किल नज़र आ रही है इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? उनके हालांकि इत्तेहादियों के साथ एक बड़ी तादाद उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है, अपोजिशन के नंबर कम हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की खिदमात क्यों हासिल की गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो कि वफाकी और सूबाई नशस्तों के लिए, असम्बली की नशस्तों के लिए हमने ज़िमनी इंतखाबात देखे हैं, और डस्का में तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी जहाँ पे खूनी इंतखाबात जो होना शुरू हो गए। ये फायरिंग हुई बाकायदा तौर पर, 8 अफराद वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और 2 लोग जो हैं वो जाम भाग हुए हैं। चारों हलकों का ज़रा पहले आपको बताएं कि कहाँ कहाँ इंतखाबात थे। इस वक्त जो है वो गिनती जारी है। NA 75 डस्का जहाँ से ये नशिस्त खाली हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम नून के MNA इफ्तिखारुल हसन शाह के इंतकाल के बाद, यहाँ पे उनकी साहबजादी नून लीग की उम्मीदवार हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार, और PTI के उम्मीदवार हैं अली असजद मलही। एक बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबला इन दोनों के दरमियान एक्सपेक्टेड था, और आज उसके जो वायलेंस तशद्दुद जो कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई हुई वो भी मनाज़िर हमने देखे। दूसरा हल्का है PP 51 वज़ीराबाद। ये नशिस्त जो थी नून लीग के शौकत मंजूर चीमा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उनकी अहलिया को तलत महमूद को यहाँ से नून लीग ने टिकट दिया, और PTI ने चौधरी मोहम्मद यूसुफ को यहाँ से मैदान में उतारा। फिर तीसरा जो यहाँ जहाँ आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है वो है NA 45 ज़िला कुरम, जहाँ ये नशिस्त जो है JUIF के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और अगज़ई के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, और PTI के फ़खर ज़मान बंगश यहाँ से उम्मीदवार हैं, और JUI के जमील खान, और इन दोनों में सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड था। चौथा जो हल्का जहां पर ज़िमनी इंतखाब हुआ वो है PK 63 नौशहरा। ये तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, और यहाँ से नून लीग के मियाँ इख्तियार वली ख़ान PDM के मुश्तरका उम्मीदवार रहे, और तहरीक इंसाफ के मियाँ उमर काका खेल मैदान में रहे। ये मुकाबला था इन दोनों के दरमियान। यहाँ पर रिज़ल्ट ऑब्वियसली हमारे सामने आ जाएंगे। कुछ गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आना शुरू हो भी गए हैं कुछ पोलिंग स्टेशंस के। लेकिन सबसे पहले तो ऑब्वियसली डस्का के हवाले से हम बात करेंगे कि क्यों सूरत हाल इस हद तक पहुंची, इस नहज तक पहुंची कि वहाँ पर फायरिंग हुई, लोग ज़ख्मी हुए, और ये खूनी इंतखाब वहाँ पर हमने देखा जहाँ 2 लोग जान की बाजी हार गए, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। बड़ा ही अफसोसनाक वहाँ पर ये सारा मरहला था। मेहमानों का पहले आपसे हम तारुफ़ करवा दें। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपका भी बेहद शुक्रिया। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनके हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बताया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी
PMLN के तरफ से टेक्नोक्रेट की सीट पर अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। सेनेटर साहब, आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। सेनेट में भी होप कि एक बड़ा अच्छा आपकी सूरत में एक इजाफा भी हुआ है। पहले तो ज़रा आज़म नज़ीर तारिर साहब, आप ही से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। ये जो आज हमने ज़िमनी इंतखाबात का माहौल देखा और ख़ुसूसी तौर पे जो डस्का में सूरत हाल रही, और उसके बाद एक अलग कहानी है कि कैसे हमारे हारने वाले जो मेंबरान हैं या हारने वाली जमातें जो हैं वो धांधली का शोर भी मचाती हैं। और पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली एक बड़े लंबे अरसे की हिस्ट्री यही रही है हमारे हर इंतखाबात के बाद। ये जो आज डस्का में हुआ है, क्या आप समझते हैं कि जो पहले माजी में इंतखाबात रहे जहां पर फ़ौज तैनात की जाती थी, जिस पर आपकी जमात दीगर जमातें एतराज़ात किया करती थी, अगर वो होता, क्योंकि आज जो है कहीं पर भी फ़ौज तैनात नहीं की गई थी क्योंकि उस पर एतराज़ात अपोजिशन की जमातों की तरफ से उठाए गए थे, और सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जब ऐसे इंतखाबात होते हैं तो आप उसमें बेज़ाब्तगियाँ भी देखते हैं, आप उसमें फिर वायलेंस के ऐसे वाक़यात भी देखते हैं। आपका क्या इस पर एनालिसिस है? जी, बहुत शुक्रिया सादिया। पहली बात तो ये है कि डस्का में जो इंतखाबात में ये सारी शिकायत हैं ये आज की नहीं हैं। आपको याद पड़ता होगा ये प्रेस मीडिया में भी चीज़ें आई आज से 10 दिन पहले, और उससे तकरीबन फिर 10-15 दिन पहले 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन में कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया गया कि वहाँ पे इस तरह के पुलिस अफसरान तैनात किए गए इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी। आपको ये तो याद होगा कि जब इलेक्शन कहीं पे अनाउंस होता है जनरल या ज़िमनी, तो उसमें फिर तकर्रर तबादले जो हैं वो रोक दिए जाते हैं और उन्हें मशरूत कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के साथ। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़े DSP को तैनात किया गया डस्का में, और वो मौजूदा DSP थे उनको जबरी रुखसत पे भेजा गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया और उन्हें हटवाया, लेकिन 4 दिन पहले उसी DSP को एक्टिंग चार्ज पे SPCIA सियालकोट लगा के इनडायरेक्टली डस्का दोबारा उसी जुल्फकार विर्क के कब्जा में दे दिया गया। तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो जिस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये वायलेंस जो है ये वो रियासती इदारों की माँ पे हो रही थी। ख़ास तौर पे जो महकमा पुलिस है को ज़्यादा ओवर एफिशिएंट था यहाँ पे। हमारे इदारों को अब समझना है कि उन्होंने मैच्योरिटी दिखानी है, उन्होंने रियासत की मुलाजमत करनी है, हुकूमत की मुलाजमत नहीं करनी जो सरकारी मुलाजमीन है। और यही हमारे कायदे आजम ने अपने फरमान में कहा था कि खुदारा आप रियासत के लॉयल बने, रियासत पाकिस्तान की नौकरी करें, ना कि हुकूमत वक्त की करें। ज़िमनी में तो फौज कभी तैनात नहीं हुई क्योंकि वाफर मिकदार में पुलिस फोर्स और दूसरी जो इंतजामी एजेंसियां वो मौजूद रहती हैं, लेकिन अगर वो हिस्सा बन जाएंगी, वो धड़ा बन जाएंगी सरकार का, पुलिस के कंट्रोल से मामला बाहर हुआ तो फिर रेंजर्स को बुला लिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है जो आप कह रहे हैं, माजी में भी हमने यही चीज़ें सेनेटर मोहसिन अजीज साहब आप लोगों की जमात से भी सुनी। आज ये जो आज़म नज़ीर साहब बता रहे हैं कि ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर तैनातियाँ या तबादले वो रोक दिए जाते हैं, लेकिन हुआ नहीं कि सरकारी रियासती इदारे जो हैं वो फिर एक हुकूमत की ईमा पर तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, या जिस तरह हम सुनते आए हर इंतखाबात में कि जी सरकारी मशीनरी ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल की गई। सो आज भी हमें यही कुछ सुनने को मिल रहा है। तो फिर चेंज कहां है, तब्दीली कहां है? देखिए, बात यह है कि हमें तो सबसे पहले ऐसे रवैयों की न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इनकी रोकथाम के लिए हमें इकदाम भी करने चाहिए और सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए, इसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि ये जो अखलाकियात और ये जो हमारे हालात हैं और इसकी तनज़ली बड़ी मुद्दत से हमें देखने में नज़र आ रही है कि हम पिछले 20, 25, 30 सालों से देख रहे हैं कि हर शोबे ज़िंदगी में इखलाक से नीचे हम गिर रहे हैं और गुंडागर्दी जो है एक हमारा वतीरा बन गया है। एंड जो है पावर जो है माइट इज राइट का जो है तरीका बन गया है। इसी तरीके से आप देखें कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है ये क्या है, ये गुंडागर्दी की एक मिसाल है, क्योंकि जो है ईवल को जो है वो क्या कहते हैं निप द ईवल इन द बड वाली काम नहीं हुआ। तो मुल्तान में ये किस्सा हुआ, लाहौर में हुआ और आज इस्लामाबाद में हुआ। लेकिन वहां का एक जो चीफ जस्टिस है और वहां की जो जस्टिस है
उन्होंने वहां खड़े होकर एक ऐसा डिसीजन दिया कि वो नजर आया कि जी हौसला मंदी के साथ उन्होंने एक फैसला दिया और वहां पे उसको रिस्ट्रेन किया। अदरवाइज वहां पे भी मुकमकाओ ये सिलसिला आगे चलता रहता। तो ये हमारे जो मुल्क है इसमें ये रवैये चलते आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि जो मिसाल की बात है कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, जो कानून की बालादस्ती के लोग हैं, वही अगर लाकानूनियत करते हैं, वही अगर गैर कानूनी काम करते हैं, वही अगर तजावुजात करते हैं और उसके जो है उसको अगर रोका जाता है तो वो गुंडागर्दी पर अगर उतर आते हैं तो देयर हैज टू बी एन इंस्टीट्यूशन, देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि जहां पे समझाया जाए, रोका जाए और ऐसे रवैयों की मजम्मत की जाए। बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप किसको तस्वुर करते हैं? इस्लामाबाद की बात की, बिल्कुल गलत किया वो वकला, ऑब्वियसली उनके उस एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आज जो कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो 2 लोग अपनी जानें गवा बैठे इस पूरे इलेक्शन के चक्कर में। एक आई थिंक PMLN का वर्कर बताया जा रहा है और एक कह रहे हैं कि PTI का वर्कर है। जी देखिए, ये भी सिलसिले बड़ी मुद्दत से चल रहा है। आज का जो है जो कि 2 कीमती जानें जाया हुई हैं उस पर हमें बहुत अफसोस है और अफसोस करना चाहिए। 2 जवान इस मुल्क के जो है जाया हो गए, शहीद हो गए, फौत हो गए। अब बात ये कि देखिए ये हमने सब देखा है कि जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं, जिस इलाके में, जिस हलके में और जिस पोलिंग स्टेशन पे एक मुखालिफ का जो है सिलसिला तेज होता है, वो दूसरा मुखालिफ वहां पे आके उसको रोकने की कोशिश करता है थ्रू फोर्स, चाहे वो फोर्स एंट्री करता है, चाहे वो फोर्स का गन के जरिए इस्तेमाल करता है, चाकू के जरिए इस्तेमाल करता है, लेकिन या हुनरिज्म के जरिए जिम्मेदारी जो थी वो पोलिंग को रोकने की कोशिश किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, रियासत की, हुकूमत की, पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, वो लोग आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पर, फायरिंग कर रहे थे और फिर भाग जाते थे, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा था। ये हर पोलिंग स्टेशन पर ये चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही थी। बट आजिज धामरा साहब, मूविंग ऑन, इसी इलेक्शन पर फोकस करते हुए ज़िमनी इंतखाब में, क्योंकि अभी भी हमने जैसे ही वहां पर जो पोलिंग हो रही थी तब भी और जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ उसके बाद से हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ रहनुमाओं के यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ट्वीट्स आना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि भाई ये नून लीग का है, ये उन्होंने गुंडागर्दी की है, किसी ने कहा कि PTI ने किया है, फिर किसी ने कहा कि PTI के साथ पुलिस मिल गई है। वही रिवायती इल्जामात, वही रिवायती बातें जो हर इंतखाबात के बाद आपको नजर आती हैं। अगेन बेजाब्तगियों की बातें, अगेन धांधली के इल्जामात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो इस पूरे मामले में जो शफाफ इलेक्शन का नारा था, जो तमाम जमातों का था कि ये होना है, इस्लाहात लानी है, मिलके बैठना है, बेजाब्तगियां नहीं होनी, इलेक्शन चोरी नहीं होना, हमने करना है, हम स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहां गया सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, पहली तो मैं उन फैमिली से इंतहाई हमदर्दी का इजहार करता हूं, मैं और मैं अपनी पार्टी की जानिब से, जिससे 2 कीमती जानें जो हैं वो चली गई। वो किसी के बेटे होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के खावंद होंगे। अल्लाह उन्हें जन्नत उल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये हमारे रवैयों की अक्कासी करता है, न सिर्फ अफसोस का मकाम बल्कि शर्मिंदगी का मकाम है हम सब के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए। मेरे ख्याल में इस तमाम रिस्पांसिबिलिटी जो होती है, फिक्स होती है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं, उनमें क्लैश भी होता है। कहां पर कारकुन संजीदा मिजाज के होते हैं, कहां कारकुन जो है वो बड़े इमोशनल होते हैं और बाद औकात अपनी पुरानी अगर कोई रंजिश होती है तो वो भी लोग यहाँ जो है इलेक्शन के दौरान निकालने की कोशिश करते हैं। और ये इलेक्शन की डायनामिक्स होती है कि अगर एक पोलिंग पे कोई इस तरह का वाकया हो गया तो बेसिकली इलेक्शन का जो डे होता है, पोलिंग डे होता है, वो प्रोपेगेंडा डे होता है। इस तरह आप पूरे हल्के में ये बात चल जाती है कि फलां पार्टी ठप्पे लगा रही है, फलां पार्टी का फलां लीडर जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे ख्याल में 2 पार्टी आपस में आमने सामने होती है। ये काम बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आपने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कहां गए, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स अपनी जगह पे जरूर होने चाहिए, मगर जो कानून मौजूद है, और ये रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। मिसाल के तौर पर पंजाब में ये खबरें आ रही थी कि एक कैंडिडेट है जिसको वहां पर हुकूमती पार्टी की जो है वो सपोर्ट है, वो इलेक्शन कैंपेन में उसके साथ जो है वो गनमैन है सरेआम, और वो फायरिंगें कर रहे हैं, मगर कोई रोकने वाला नहीं, इलेक्शन कमीशन साइलेंट है। अभी आपके प्रोग्राम में मेरे भाई ने कहा साहब ने कि जी
पीटीआई के कैंडिडेट की मैं बात कर रहा था ना, ये कंप्लेंट मीडिया में आ रही थी, तो इलेक्शन कमीशन को जो पीटीआई के कैंडिडेट अभी हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। मैं मिसाल के तौर पर मैं जी पंजाब से ये खबरें आ रही है, पंजाब से ये खबरें आ रही है, उसपे सोशल मीडिया पे भी ये बात आई, टेलीविजन पे भी ये बातें आई, मगर मैं इलेक्शन अली असद मल्ही साहब की बात कर रहे हैं, वो अलार्मिंग सिचुएशन में अली जी सादिया कोई 400 बंदा गिरफ्तार हुए, धाबरा साहब को मैं सपोर्ट करूं, 400 बंदा गिरफ्तार हुए। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ओके। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है वो सिंध में ज़िमनी इंतखाब हुए, एक जगह पे बिल्कुल पीसफुल हुए सांगड़ में, और एक जगह पे भी ये सूरत हाल पैदा होने का खदशा था जो अभी आप जिक्र कर रही हैं, जिसकी वजह से कि एक पार्टी का रहनुमा जो एमपीए है उसके साथ असला है, वो गनमैन लेके आ रहा है, अब वो गो के इल्जाम लगा रहा है कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई। अब ये अदालतों में चीज शामिल होगी, भाई आप अगर निहत्ते होते, आपकी गाड़ी के ऊपर हमला होता, तो आप मुखालिफ पार्टी को ये कह सकते थे कि देखें जी मैं निहत्ता हूं, मेरी गाड़ी में कोई जो है वो असला बरदार नहीं है, और देखें जी ये फलां पार्टी मुखालिफ पार्टी या चलो पीपुल्स पार्टी के लोगों ने हमला किया, डंडों से किया या फायरिंग किया। इस तरह की सूरत हाल यहां पर भी पेश आने का खदशा था, मगर पुलिस ने कंट्रोल कर दिया, यहां पे नहीं हो सका। तो मुझे अफसोस के साथ शर्मिंदगी भी है इस तरह के वाकयात में, और इलेक्शन कमीशन के रोल पे हैरत का इजहार करना है मुझे, और मेरे ख्याल में ये रवैये हैं जो इलेक्शन कमीशन के रोल पे आपको हैरत है, इलेक्शन कमीशन के रोल पे एक और हैरत आप लोगों की, यानी कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में जब आपने पीटीआई का सहूलतकार करार दिया इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, गॉट योर पॉइंट आजिज हमरा साहब। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेट इंतखाब वाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म का ये जो बयान अपोजिशन के हवाले से स्पेशली उन्होंने आज बात की है दोबारा, पहले भी उन्होंने जिक्र किया था कि सियासतदानों को ख़रीदने की मंडी लग चुकी है, और आज ये कहा है कि अपोजिशन हमारे लोगों को और इत्तेहादियों को ख़रीदना चाहती है और इसकी कोशिशें हो रही हैं। आपका तो हमने बताया कि आप तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए, लेकिन क्या वाकई स्पेशली पंजाब में आप ज़ाहिर है चीज़ें देख रहे हैं कि वहाँ पर ये हालात चल रहे हैं जो आज वजीर आजम बात करें, कैसी जमहूरियत है ये? मेरे ख्याल में ये तजाद मुझे नजर आ रहा है। पंजाब में ऐसी कोई चीज नहीं। पंजाब में अगर मंडियां लगनी होती तो मुस्लिम लीग नून ने टेक्नोक्रेट पे इवन कोई कवरिंग कैंडिडेट तक नहीं दिया। वो 2 सीटों पे बंदे खड़े करते, दोनों जीतने की कोशिश करती अपोजिशन। खवातीन पे उन्होंने एक अपनी कैंडिडेट जो कवरिंग थी सायरा अफजल साहिबा, उनको स्क्रूटनी के लिए नहीं भेजा। और कल मूव थी पंजाब के जो हलके हैं हमारे हुकूमती, उनकी तरफ से मेरे से भी बात की गई, मैंने अपनी लीडरशिप से भी बात की और सीनियर लीडर्स से भी रब्ता किया गया कि जो पंजाब की हद तक बाकी सीट्स हैं उन पे भी किस तरह का माहौल बन जाए। मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े से कई दफ़ा ओवर सेंसिटाइज कर जाते हैं चीज़ों को। बात ये अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। आपको डर तब पैदा होता है जब आपको अपने लोगों पे एतमाद खत्म हो जाता है और आपको अपनी पॉलिसीज से डर लग रहा होता है कि शायद आपके लोग आप पे खुश नहीं हैं। अब उन्हें अगर आप बज़ोरे बाजू कंट्रोल करना चाहें शायद वो मुश्किल हो जाए उनके लिए। मैं तो कायल हूं कि जो सिक्रेसी ऑफ बैलेट है वो जमहूरियत का हुस्न है। दुनिया जहान में ये चीज़ है, हमारे आइन में इसीलिए ड्राफ्टर्स ने 226 और 219 को जब कंबाइंड लिखा तो उन्होंने सिर्फ 2 एक्सेप्शंस दी, वजीर आला वजीर आज़म। तो अपना हाउस इन ऑर्डर करें। इस पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप, एक माहिर आइन और कानून भी हैं। मुझे ये जरा समझाएं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई है, हुकूमत ये कह रही है कि भाई आइन के तहत जो इंतखाबात होते हैं, यानी वो इंतखाबात जिनका तरीका कार आइन में दर्ज है वो तो आइन के तहत होते हैं, लेकिन सेनेट इंतखाबात कैसे होने उसका तरीका कार आइन में दर्ज नहीं है और वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रजू किया और उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें, इस चीज़ पर हमारी जो है वो मुआवनत कर दें और हमें बता दें कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017
के जरिए ये जो होते हैं, क्योंकि ये आइन के तहत नहीं है, तो ये हम ओपन बैलेट के जरिए करवा दें। और उसमें बल्दियाती इंतखाबात का जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का एक फैसला भी था, उसको भी नज़ीर वो कहते हैं कि जी बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी देखा जाए। तो ये क्यों इस पे सीक्रेट बैलेट पे एतराज़, ओपन बैलेट कराने पे एतराज़ क्या है आखिर? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज माजी में खुद ओपन बैलेट की बात करती रही हैं। साथ ये देखिए, मैं एक तो कानून की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल ने भी फरीक बनने की दरखास्तें दे के प्रोसीडिंग्स ज्वाइन कर रखी हैं, और हमने एक इंडिपेंडेंट दरखास्त भी दी जिसमें वो जो ऑर्डिनेंस जिसके जरिए प्रीएम्प्ट करके लेजिस्लेशन की कोशिश की गई उसको भी हमने चैलेंज कर रखा है। हमारा इशू आईने पाकिस्तान है। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ आईने पाकिस्तान में वाज़े तौर पे लिखी गई है उसमें अगर किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। पार्लियामान इसी मकसद के लिए बैठी हुई है, मामले को पार्लियामान में लेके जाएं। पार्लियामान अगर 226 और 219 में, अब मेरी किताब मेरे सामने नहीं, लेकिन 219 आर्टिकल कहता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फला फला इलेक्शंस होंगे, उनमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है, नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस है, ये क्लॉज 1 में। क्लॉज 2 में द मैनर एंड मोड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ सेनेट। अब आईने पाकिस्तान खुद कह रहा है कि आइन के तहत ये इलेक्शंस होंगे, इसीलिए 226 में जब ये कहा गया कि तमाम इलेक्शंस जो हैं आईने पाकिस्तान के तहत वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, 2 एक्सेप्शंस दी गई। एक्सेप्शन नंबर 1 वजीर आजम का इंतखाब, नंबर 2 वजीर आला का, वो दोनों कायदे अवान है, उन्होंने कहा ये बैलेंस रहना चाहिए। अब देखिए एक बड़ी बारीक सी बात है, सेनेट आइन के ताबे बनती है, आइन की पैदावार है सेनेट का इंतखाब आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। 226 कहता है कि आप इसको सीक्रेट बैलेट से करवाएं। भाई इतना बड़ा फैसला आप पार्लियामान में बैठ के करें। मैंने कल भी बात की थी कि जब भी हमने अदालत का कंधा इस्तेमाल किया है कानून साजी के लिए, माजी में भी ये गलती हुई, हम पशेमान हुए। अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें, पार्लियामान में आप लोग आईनी तरमीम लाएं, कानून साजी करें, लेकिन क्योंकि ये आपने बड़ा खुल के वजाहत के साथ जो बताया है कि सीक्रेसी होनी चाहिए बैलेट की, तो इसलिए भी हैरत होती है कि आपकी जमात या धामरा साहब की जमात, उन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, दोनों जमातें सिग्नेटरीज हैं, आप लोगों ने खुद लिखा, उसकी गालिबन 23 नंबर शेक है दोनों जमातों ने, कि आइडेंटिफाई सेनेट का इंतखाब जो है वो ओपन बैलेट के जरिए हो, आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए हो। तो अब मौकफ बिल्कुल उसके ऑपोजिट आना शुरू हो गया। ये नहीं था, वहां पे ये कहीं नहीं लिखा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। लिखा ये हमने इमरान खान साहब का एक अलमिया ये है कि वो पार्लियामान पे शायद वो यकीन नहीं रखते। तो आप कहते सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, पार्लियामान से आके करवा लेते, तो आपको एतराज नहीं होता? बिल्कुल, इसलिए कि पार्लियामान में डिबेट होती, उनको कन्फ्रंट कराते कि ये आर्टिकल 23 आपने लिखा है, वो कहते कि जी इसके बाद जो 4 चीजें लिखी हैं वो भी साथ होनी है। तो आप पार्लियामान की मौजूदगी में अदालत का कंधा क्यों इस्तेमाल करते हैं, अदालत को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? मोहसिन अजीज साहब, राइट, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, ये आजम नज़ीर तारिर साहब ने ये थोड़ा सा क्लैरिफाई इसको कर दिया। वो कहते हैं कि जी एतराज़ ये है कि अदालत का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामान में लेकर आते, वहाँ पर कानून साजी होती, ज़ाहिर है ऑब्वियसली तमाम मुशावरत और बहस मुबाहिसे के बाद, तो फिर ये चीज़ हो सकती थी, क्योंकि अदालत का काम नहीं है, कानून साजी पार्लियामान का काम है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये रवैयों की बात है, और जब तक हम ये मुनाफिकाना किस्म के रवैये खत्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया ये आगे नहीं चलेगा। 2004 में अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, उसमें कहा कि इसको ठीक करने आए, उसके बाद किसकी हुकूमत आई, कितनी मुद्दत हुकूमत रही, इससे पहले ये क्यों किया गया? क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक शख्स यहां से खड़ा हुआ और उसके प्रोपोजल सेकेंडर ने भी उसको वोट नहीं दिया। एक आदमी ने वोट दिया और बाकी 7 लोगों ने उसको वोट ही नहीं दिया। 9 आदमी जो थे उसमें से एक ने वोट दिया और बाकी 8 ने वोट ही नहीं दिया। उसके बाद ये हुआ कि अब तो उसके बाद कोई पार्टी के अंदर कोई उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, कुछ बात होती, तो हम कहते कि ये जो इनके रवैये उस तरफ जा रहे हैं कि ये शफाफियत इलेक्शन में या जिस तरफ भी है लाना चाहते हैं। उसके बाद जब हम सेनेटर बने, तांगा साहब भी उनको याद होगा, 2015 में 2016 में ये 3-4 दिन एक पूरी बातें हुई, उसके ऊपर कमेटी ऑफ द होल बनी, जिसके ऊपर सब ने ये कहा
कि जी ये जो है इसमें शफाफियत लाने की जरूरत है, क्योंकि सियासत और सियासतदान दोनों को गाली मिल रही है और चंद अशखास और चंद पार्टियां ये काम करती हैं और उसकी वजह से पूरे जो है जो कि अपर हाउस है जिसमें कि एक ये जो है एक जो मुतनासिब नुमाइंदगी के लोग आते हैं वहां पे एक शर्मिंदगी होती है। उसके लिए फिर क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। उसकी हुकूमत रही 2015 के बाद 16, 17, 18 3.5 साल उसके बाद हुकूमत रही, कुछ काम नहीं हुआ। अब एक आदमी ने कम से कम एक बिल लेकर आए हैं और उस बिल के ऊपर जो वहां पे असेंबली के अंदर जो शोरगुल हुआ, जो फसाद हुआ, वो सबके सामने है। अब वो क्यों हुआ? अब बात यह है कि जब तमाम जो हमारे सेनेटर्स थे उस नहीं रही ना, उनमें से अगर हाथापाई मारपीट शुरू हो गई। जी ठीक है ना, तो 38 लोगों ने उस वक्त भी बरमिला कहा कि इसको चेंज होने की जरूरत है। उसके बाद क्या किया? वो जो रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस थी उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया और क्यों नहीं लिया गया? अब उसके बाद अगर आज हम ये बात कर रहे हैं, चाहे उसको करने की तशरीह की उसकी जरूरत है, लॉ की तशरीह की जरूरत है कि ये कितना जो है इसको सीक्रेसी है, कहां तक सीक्रेसी रखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं एक आदमी है जो कि इस चीज को खोलना चाहता है, उसकी आज 2.5 साल हुकूमत हुई है, बाकी दो पार्टियां तो जो है 30 साल और कितने टेन्योर्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने इसके ऊपर सोचने की कहा जरूर है, लेकिन कहा कुछ है और किया कुछ है। अब एक पार्टी है जिसके लीडर ने मैं धामरा साहब आपकी तरफ आने से पहले मतलब मैं तारड़ साहब से एक सवाल मैं कर लूं, क्योंकि तारड़ साहब ने फिर हमारे साथ इस सेगमेंट के बाद वो नहीं होंगे, तो फिर आपके पास और मोहसिन अजीज साहब के पास काफी वक्त होगा। मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ तारड़ साहब, ये ऑब्वियसली जो ऑर्डिनेंस आया इसको मशरूत किया हुकूमत ने अदालती फैसले से। अब क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर अदालत का फैसला तब तक नहीं आता है तो फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए ही ये इंतखाबात हो जाएंगे। ऑर्डिनेंस ऑब्वियसली उसका फिर इतलाक उस पर नहीं होगा। लेकिन मेरे लास्ट वीक के मेरे प्रोग्राम में मैं मेंशन करना चाहूँगी, हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद थे, सरफराज बुगटी साहब जो कि खुद सेनेट के उम्मीदवार हैं। फिर हुमायूं अख्तर ने उसी प्रोग्राम के दौरान फवाद चौधरी को मैसेज करके पूछा, फवाद चौधरी ने उनको ये बताया। वो ये कहते हैं कि जी अगर अदालत का फैसला नहीं आता तो ऑर्डिनेंस के बाद ये ओपन बैलेट होगा। अगर इसके बाद अदालत का फैसला आ जाता है तो फिर देखेंगे कि जी वो सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं या क्या करते हैं। सो ये थोड़ा प्लीज, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आप चीजें समझते भी, थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। फवाद चौधरी, हुमायूं अख्तर खान, सरफराज बुगटी, तीनों ने ये कहा मेरे प्रोग्राम। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ, फवाद माशाल्लाह खुद कानून को समझते हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र से नहीं गुजरा। देखिए, एक तो वो है प्रीएम्प्टिव है, सारा जगह जगह पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड ओपाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा होने के साथ साथ जिम्मेदार है इलेक्शन कराने के। उन्होंने 2 दफा जवाब दाखिल कराया है। आज फिर उन्होंने यही कहा है कि जो आज आईने पाकिस्तान है, हमारी तशरीह और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यह सीक्रेट बैलेट होना है जब तक आईनी तरमीम नहीं होती। कैटेगोरिकल टर्म्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में 2 दफा कहा कि हमारी नजर में जब तक आर्टिकल 226 में मुनासिब तरमीम नहीं की जाती, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा और वो सीक्रेट बैलेट से ही करवाने जा रहे हैं। वो जो एक सफ़े का ऑर्डिनेंस है, एक तो वो बिल्कुल एक अपनी तर्ज का वो पहली कानून साजी की कोशिश है, वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट में आइन से बालातर होकर किया जाए। और अगली बात यह है कि वो ऑर्डिनेंस भी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसको पाकिस्तान बार काउंसिल ने, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उसको सिविल सोसाइटी और सिंध हाईकोर्ट बार ने उसको भी चैलेंज कर रखा है। लेकिन उसने इन ऑपरेशन तब आना है जब सुप्रीम कोर्ट ये ओपिनियन दे दे कि ठीक है कानून साजी आप कर लें। अब वो फिर बाईपास किया गया है पार्लियामान को, पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस दिया गया, सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। बिल्कुल ठीक, राइट, गॉट योर पॉइंट धामरा साहब। ये जो सेनेट के हवाले से हम बात करें, मोहसिन अजीज साहब ने कहा कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो आप लोगों ने साइन किए, लेकिन उसके बाद आपकी भी नून लीग की भी हुकूमत रही, लेकिन कोई खातिर खा इक़दाम आप लोगों ने नहीं किया, कानून साजी भी नहीं की। जो आज वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने एक चीज़ को तब्दील करने की कोशिश की है तो आप लोग उसको
अपोज कर रहे हैं। आपको याद होगा वज़ीर आज़म का खुद का बयान ही आया कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामान में 2/3 मेजॉरिटी कि हम कानून साजी कर सकें या तरमीम ला सकें, आईनी तरमीम, लेकिन अपोजिशन ज़रूर एक्सपोज हो जाएगी अलबत्ता जब मुखालफत करेगी इस बिल की। देखिए सादिया, मुझे तो हैरत होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की मेंटलिटी अप्रोच पे कि वो किस तरह के बयानात देते हैं। और मेरे ख्याल में अब पीटीआई की जो सूरत हाल है ना, वो एक मेला होता है ना, बड़ा मजमा, उसमें अगर बच्चा कोई गुम हो जाता है तो वो रोता फिरता है और कोशिश करता है कि जहां उसको जो गली खाली मिले वो ढूंढता और रोता हुआ उसको ढूंढे अपने बड़ों को। इशू ये है कि कमेटी ऑफ होल का अभी बताया मोहसिन अजीज साहब ने, मेरे कुलीग रहे हैं, बिल्कुल मैं हाउस में था, मुझे याद है ये सारी चीजें। और दूसरी बात, जो सीओडी को कोट किया जाता है बार बार, सीओडी की वजह से जो 18th अमेंडमेंट आई उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट आई, उसमें हम तो ये गलतियां तस्लीम कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी काम करना था, मगर वो स्लो हुआ या नहीं हो पाया। कम से कम उस सीओडी का फायदा आइन में अमेंडमेंट होने के बाद जरूर हुआ कि जो मैंडेट है 5 साल का वो पूरा हो रहा है कंटिन्यू 2 साल पे। दूसरी बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसको अभी अचानक ये ख्याल आया 2.5 साल के बाद, क्योंकि 15 में ये चीज इन्होंने खुद रेस की और ये क्लेम करते हैं कि हमने 22 लोग वो निकाले जो बिक गए, मगर ये आधा सच बता रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर वाली बात कर रही है पीटीआई। मगर वो पंजाब में जो 22 एमपीए ज्यादा खरीद किए चौधरी सरवर ने, वहां पर ये साइलेंट है। जिस तरह आइन ये कहते हैं ना कि सेनेट में साइलेंट है, अच्छा, इस तरह पीटीआई की पॉलिसी पंजाब में साइलेंट है। हालांकि वो अब अहम पोजीशन पे है, चौधरी सरवर गवर्नर है, पीटीआई उससे रिजाइन ले लेती। पीटीआई वहां भी ये कहती कि आप 20 लोग बिके, हमने आपको निकाल दिया, और यहां भी कहती कि आपने 20 लोग खरीदे ज्यादा, अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा। ये थी आपकी इखलाकी इक़दार कि आप ये फैसला कर देते। और दूसरी बात, लेकिन टाइमिंग क्या चूज की है आपने? आप लोगों ने भी कार्रवाई करने का ऐलान किया था। अगर आप पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अगर आप पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करना चाहते हैं और आप ये बात मानते हैं, सादिया एक मिनट, अगर ये पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है 2/3 मेजॉरिटी की, तो बिलाखिर अल्टीमेटली किससे बात करेंगे? टॉक शो में बात करेंगे या ऐवान से बाहर मजमा लगाएंगे? ये तमाम स्टेक होल्डर जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मैं एक बार फिर ये वजाहत करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी, उनको एक्सपोज करने के लिए किया गया, यानी वो जानते थे कि ये पूरी की पूरी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, मेजॉरिटी नहीं है, वो अमेंडमेंट नहीं ला सकते, लेकिन ऑपोजिशन कहां खड़ी हुई है वो पता प्राइम मिनिस्टर के जी सादिया प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल से उनकी स्टेटमेंट जो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी दी है ना उन्होंने, अपोजिशन लीडर वाली नहीं कह रहा हूं मैं, उनके बाद की स्टेटमेंट जब से वो 18 अगस्त 2018 में आए हैं हुकूमत में, उससे लेके अब तक की स्टेटमेंट निकालें, आपको इनमें कंट्रोवर्सी नजर आएगी खुद प्राइम मिनिस्टर में। अब जो खौफ था ना 226 में अमेंडमेंट का, वो ये था कि आपने अपने दोस्तों को नवाजना था, आपने वो कोशिश भी की, एक बगावत आ गई है और पीटीआई 2 हिस्सों में वाज़ेह तकसीम हो चुकी है, एक उधारी पीटीआई और एक नजरियाती पीटीआई। नजरियाती पीटीआई की चीखें निकली हुई हैं। ये जो डर और खौफ था 226 में अमेंडमेंट का, ये यही था। अगर आप पार्लियामेंट के थ्रू कराना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, आप कहते हैं कि आप अपोजिशन को एक्सपोज करेंगे, आपकी एटीएम मशीन जो है वो एक्टिव हो गई है, आप जो है वो एक्सपोज हो गए। सिंध से एक ऐसे नुमाइंदे हैं इनके जो क्योंकि ये बात आपने भी किया, तारिक साहब ने भी की है कि ये ठीक है कि ये कुछ डर है, खौफ है, या वो क्या कहते हैं बजोरे ताकत कुछ करवाने की कोशिश जो है, वो कहते हैं कि जी खुद वजीर आजम साहब या पीटीआई कर रही है, लोग जो हैं वो हट रहे हैं, वो कहते हैं पीटीआई डिवाइड हो गई है। एक्टिव क्यों हुई है एटीएम मशीनें एक्टिव क्यों हो गई भाई? अच्छा ठीक है, ये जहांगीर तरीन साहब का भी बता दें। शिबली फराज साहब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की जीत के लिए कोशां हैं, तो फिर आखिरकार आपको जहांगीर तरीन साहब की खिदमत लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा, मैं जैसा आप पूछ रही है तो पहले तो मैं जवाब देता चलूं। देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमें एक इत्तला मिली, एक शक हुआ और हमने उसकी कुछ सबूत कलेक्ट किए, तो 20 आदमी को हमने निकाल दिया। अगर चौधरी साहब का आप नाम लेते हैं कि उन्होंने अगर कोई खरीदो फरोख्त की थी, खुदा ना खास्ता आप ये कहते हैं, तो आप भी एक्शन ले लेते ना, अपनी पार्टी को साफ कर देते।
इसी तरीके से जब आपके जो बड़ी क्रेडिबल 7 वोटों पे आपके 2 सेनेटर, हमने तो किया ना, हमने तो एक्शन लिया ना, हमने तो 20 आदमी हटा दिए, इलेक्टेबल्स को हटा दिया, इलेक्शन से कुछ रोज पहले हटा दिया। पंजाब में तो हमारे लोग नहीं थे ना, चौधरी साहब तो हमारे वोट पे आए ना, और बाकी जो अगर उन्होंने भी बनाया उनमें से नहीं ये वो सही है। वो कह रहे भाई पंजाब में हमारे लोग तो नहीं थे ना, आपकी जमात के या नून लीग की जमात के थे, तो उनको पीटीआई तो नहीं हटा सकती थी, हमारे लोगों ने किया तो हमने उनको हटा दिया। खरीदना, अगर वहां पर ये गुनाह हुआ है तो यहाँ आपने खुद किया तो ले लेते ना। दामरा भाई देखिए बात पे नहीं बोल रहा था, आप भी थोड़ा सा मुझे मौका दे दें। आपने एक इतराज किया, मैंने उसको जवाब आपको दे दिया कि आप तारिक साहब आपकी जानिब आती हूँ, मोहसिन अजीज साहब की बात मुकम्मल हो जाए। दामरा साहब सुन लें प्लीज सुन लें। मोहसिन अजीज साहब फरमाइए। जी। तो पहले चौधरी साहब का मैंने आपको जवाब दे दिया। फिर इसी तरीके से पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में 7 वोटों के साथ आपके 2 सेनेटर्स आए और 1 सेनेटर होते होते रह गया। यानी 7 वोटों में क्या कमाल थी कि उससे जो है, जो कि कम से कम जो इलेक्शन का था वो तकरीबन 18 से 19 वोट पे जो है 1 सेनेटर इलेक्ट होना था। तो 7 वोटों में इतने उसने अंडे दिए, इतने बचे दिए कि 2 हो गए और आखिर में 1 जो है वो रह गया। बात ये देखिए, ये जब तक मामलात पार्टी के अंदर से ठीक नहीं होंगे, ये मामलात आगे नहीं चलेंगे। अभी देखिए, जहां तक ये सेनेट के ये सवाल है, मैं तो बार बार ये कहता हूं, हमें कोई खाइफ होने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त सेंटर में बिल्कुल टाइट बैठे हुए हैं। हम इंशाल्लाह जो ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इसमें हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। आपको रिजल्ट नजर आ जाएंगे। अगर ये डिसीजन कोर्ट का न भी आए कि उसको ओपन न भी किया जाए और ये खुफिया भी रहे, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये चाहते थे, और मेरा लीडर इमरान खान साहब ये चाहता था कि कम से कम अपने हाथों से जो नया पाकिस्तान है उसकी बुनियाद रखे, अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों में इंशाल्लाह ये 3 तारीख की शाम को आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं उस वक्त आपको बता दूंगा कि क्या हालात है, और उस वक्त भी आप देखेंगे कि ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, एक शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेट इट हैपन। तारिक, ब्रेक पे जाने से पहले लास्ट में जरा तारिक साहब से सवाल कर लूं, फिर मैं वापस आएंगे तो धामरा साहब और मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है तारिक साहब के, जब ओपोनेंट को ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारे लोगों को खरीद लिया, हमारे लोगों को, हमारे कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़ जाएं तो हम कहते हैं देखा लोगों ने, ऑपोजिशन के लोगों ने या दूसरी तरफ के लोगों ने अपने जमीर की आवाज सुनी, जमीर की आवाज सुनते हुए वोट दिया। तो ये जमीर की आवाज जो है वो इन्हीं मौकों पे जागती है, वैसे जमीर सो जाता है। इसकी एक बड़ा आम सा मैं फिक्रा में इसको कवर करूंगा कि स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, कड़वा मीठा दोनों के लिए। बात यह है कि आप वोट खरीद तो रहे हैं, बेचने वाला गुनाहगार है, खरीदने वाला नहीं है। चौधरी सरवर साहब साफ सुथरे हैं, बेचने वालों को सजा करे। भाई आपने तो वो एमपीएस को टिकट ही नहीं दी जिन्होंने वोट बेचे, आप तो इतना प्योरीफाइड हाउस लेके आए हैं, आपको कौन सा डर है? आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आपको डर खत्म हो जाएगा। लोगों को अपने जमीर के मुताबिक वोट करने दे, आईने पाकिस्तान की मंशा, और दुनिया जहान में ये वोट्स जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं, रहने दें उसे। ओके, जमीर के मुताबिक वोट करने दें, सीक्रेट बैलेट से रहने दें, दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है। आजम नज़ीर तारिक साहब, थैंक यू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आजिज धामरा साहब और मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज धामरा से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग अभी जो वजूहात पेश करते हैं कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और ओपन बैलेट की मुखालफत करते हैं, तो उसमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी नज़र आती है। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, तारिक साहब ने भी कहा कि भाई ज़मीर के मुताबिक लोगों को वोट डालने दें, सीक्रेसी रहने दें इस बैलेट की। तो फिर ये संजरानी साहब के इंतखाब में जो कुछ हुआ
उस पर भी फिर यही माने ना हम कि लोगों ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया, तो फिर उस पर क्यों इतना वावेला था? फिर अभी आप लोगों ने इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खड़ा कर दिया है सेनेट के इंतखाब के लिए, हालांकि मेजॉरिटी नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों का नंबर थोड़ा है, तो आपको लगता है कि शायद हुकूमती जो लोग हैं वो ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए गिलानी साहब को वोट डाल देंगे? देखिए, दो चीजों का आपने हवाला दिया सादिया। नंबर 1 के आपने कहा कि जो संजरानी साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उसमें वो शायद 14 जो सेनेटर्स थे उन्होंने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक सीक्रेट बैट में वोट दिया। देखिए वो एक्सपोज हुआ कैसे, ये क्वेश्चन बना कैसे, इसलिए कि सेम जगह पे जब वो खड़े हुए अपनी डेस्क पे तो स्ट्रेंथ कुछ और थी, जब सीक्रेट बैट में गए तो स्ट्रेंथ कुछ और है, इसलिए ये सवाल बना और ये क्वेश्चन मार्क हुआ, इसलिए ये सारी चीजें कोड होती हैं। दूसरी बात आपने गिलानी साहब की देखें, इलेक्शन लड़ना हमारा काम है ना, जीतना हारना भी इलेक्शन कि वो सिर्फ वोट डालने के वक्त लोगों को ज़मीर की आवाज सुननी थी, जब उनको नशिस्तों पर खड़े होने का कहा तो वो ज़मीर की आवाज नहीं सुन रहे थे। नहीं, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये जो पीटीआई का आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी है ना, कि केपीके के अंदर 7 सेनेटर में से 2 एमपीएस में से 2 सेनेटर आ गए, वही जो क्वेश्चन अप्लाई नहीं करते खरीदो फरोख्त में जब पंजाब में होती है। अब मिसाल के तौर पर खदशा क्या है, ये है कि पीडीएम से शायद इनको खतरा नहीं है, पीडीएम से खतरा नहीं है, ये अपने ही लोगों को खरीदेंगे। जो एटीएम मशीन एक्टिव हुई है ना, ये इनकी मजबूरी बन गई है। अदरवाइज जब आपको ये कॉन्फिडेंस है, और देखे सादिया ये ज्यादती है कि अगर चंद सीक्रेट बैट में से अगर चंद लोग अपने ज़मीर का सौदा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, मगर उसकी वजह से आप पूरे सेनेट की इलेक्शन को कहेंगे कि ये सारे चोरों का इलेक्शन है। लेकिन आपको देखिए मेरा सवाल फिर धामरा साहब कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये यकीन है ना, देखें आपके पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार इस्लामाबाद से पहली बात तो मैं आप लोगों के नंबर 168, आप लोगों से मुराद इत्तेहादी आपके मिला के, फिर 178 जो है वो दूसरी तरफ के, ठीक है। अब आपके पास नंबर कम है, लेकिन गिलानी साहब को वहां खड़ा कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ज़मीर की आवाज इस वक्त जो सुनेंगे ना वो हुकूमती और उनके इत्तेहादी लोग देखें। आप जब इलेक्शन लड़ती है ना सादिया, मुझे हैरत है इस क्वेश्चन पे, जब आप इलेक्शन लड़ती हैं इस उम्मीद के साथ लड़ती हैं ना कि मैं जीत जाऊंगा, और मैं हार भी गया मगर मैं हल्का खाली नहीं छोड़ूंगा। मतलब अगर इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हो सकता है हम हार मैं कह रही हूं ना कि आपके नंबर अगर पूरे नहीं है तो आप हो सकता है हम हार जाए, आपके नंबर पूरे ना हो भाई धामरा साहब, ये कोई जनरल इलेक्शन तो हो नहीं रहा ना कि पता नहीं हल्के से कितने लाख और कितने हजार वोट पड़ जाएंगे। आपके सामने स्ट्रेंथ कितनी है पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली की बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जो पार्टी सबसे ज्यादा, और उसके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये 226 की अमेंडमेंट ला रहे थे, जब इनके वजीरों ने पॉइंट आउट कर दिया कोरम को, इस तरह अमेंडमेंट लाई जाती है, तो ये अमेंडमेंट नहीं ला रहे थे, ये खौफ और डर था अपनी बगावत को रोकने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर चेंज नहीं आती तो ना है, हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। कहां पर मेरे लीडर ने ये बात की, ठीक है, कहां पर मेरे लीडर ने ये बात कमेंट भी आ जाए, और ये जो हफीज शेख साहब की जीत के लिए जहांगीर तरीन साहब को सामने लाया गया, आपको कोई खतरा लग रहा है इस्लामाबाद में? जी ठीक जी मोहसिन अजीज साहब। सादिया, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, इन 2 मिनट्स हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। 2015 से पहले हम सेनेट के इलेक्शन में नहीं थे, लेकिन ये इनको मालूम नहीं है कि उस वक्त भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एतराजात करते थे। ये दोनों कहते थे कि ये चोर है, हमारा चोर जो है फलाना है, और ये हमारा वोट जो है चोरी हुआ है। और इनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे मेरे सूबे में खास तौर पे कि ये एक खानदान ऐसे था जो कि हर इलेक्शन से पहले बैग लेके आता था और यहाँ पे वो वोट खरीद लेता था और वो सेनेटर बन जाते थे। हम 2015 में आए, जब 2015 में आए इसकी बात सामने आई कि ये शायद होने वाला है। खान साहब ने आके अपने एमपीएस को कहा था कि आई विल नॉट लेट दिस इलीगल ट्रेड हैपन इन माई गवर्नमेंट। अगर आप लोगों ने इस तरह कुछ किया, मुझे थोड़ा भी शक हुआ, आई विल डिसॉल्व द असेंबली। देखिए इतनी बड़ी बात कोई नहीं करता। फिर 2018 में उन्होंने एक्शन लिया कि ये किया। डोमिसाइल की बिजनेस कौन लेकर आया? ये खान साहब लेकर आए। ये तो बड़ी पुरानी पार्टी है ना जी। डोमिसाइल यानी कि जिस इलाके को मैं बिलोंग करूंगा मैं उसी की सीट में से आऊंगा, ये नहीं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में हो गया। हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।